Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma। और इस चैनल के लर्न विद फन सेक्शन में हमने स्टार्ट किया है अपना टॉपिक इंटीजर्स, राइट, जिसमें हमने सीखा इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है, राइट, और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ हमने की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। और लास्ट क्लास में हमने सीखा कि उन प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई कैसे करना है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 से रिलेटेड, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो हमारे पास ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इनफैक्ट दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक फॉर क्लास 7 फॉर द टॉपिक इंटीजर्स। अगर आपको इन वीडियोस के थ्रू इंटीजर्स को समझने में बहुत इजी लगा है तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल्स शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉकडाउन पीरियड में अपनी स्टडी से इन चैनल के थ्रू स्टडी करके बेनिफिट उठा पाएँ। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने लिया है दैट इज रिलेटेड विद सम नेगेटिव मार्किंग। अभी आपको बताना पड़ेगा मुझे कि ये नेगेटिव मार्किंग क्या होते हैं। यू नो बच्चे, अभी तो क्या होता है, अभी आप एग्ज़ाम देते हैं, राइट, तो जितने आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपके जितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हों उसके भी मार्क्स काट लिए जाएँ? नहीं, नो, डरिए मत, ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। MCQs टाइप होते हैं वो, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा तो आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो आपको आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। समझ गए आप सिचुएशन? सो जब आपके मार्क्स आपका आंसर अगर करेक्ट है आपको मार्क्स मिलेंगे तो मतलब आप मार्क्स क्या होंगे? प्लस होंगे। और जब आपका आंसर रॉन्ग है तो मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब क्या होगा? माइनस होगा, राइट। जब हम इंटीजर्स की स्टार्ट करते हैं क्लास 6 में तो हम समझते हैं ना, इंक्रीजिंग इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग इज नेगेटिव। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन ये कि इन अ टेस्ट देयर आर 15 क्वेश्चंस, राइट। एक टेस्ट था जिसमें 15 क्वेश्चंस थे। 15 questions were there in a test. So we will write how many are the total questions. Total questions are 15, right? Now what does it say? 4 marks are given for every correct answer. अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। मिलेंगे मतलब प्लस हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज योर marks for each correct answer. Each correct answer के लिए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं +4, right? And then it says and 2 marks are deducted for every incorrect answer. हर wrong answer के लिए आपके 2 marks deduct होने वाले हैं, right? So how much marks for each रॉन्ग आंसर? हर एक रॉन्ग आंसर पे आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं, सो दैट विल बी डिनोटेड बाय -2। फाइन। सो व्हाट डज इट से कि देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड गुरप्रीत। एक स्टूडेंट है जिसका नाम गुरप्रीत है। सो ही हैज़ अटेम्प्टेड दैट टेस्ट, और उसने जो क्वेश्चंस जो उसने किए हैं उसने सारे क्वेश्चंस किए हैं, राइट। लेकिन उसके उन 15 क्वेश्चंस में से ओनली 9 क्वेश्चन ही करेक्ट है, राइट। तो उसको घर आगे पता चला कि दैट उसके 9 आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, रेस्ट आर रॉन्ग। सो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर? नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर गुरप्रीत ने आउट ऑफ 15 9 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट किए हैं, उसके 9 करेक्ट हैं, तो उसका स्कोर कितना है? अभी देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 15। सो उसने करेक्ट कितने अटेम्प्ट किए हैं? हिज करेक्ट आंसर्स आर हाउ मेनी? 9, राइट। सो हाउ मेनी आर हिज रॉन्ग आंसर्स? तो उसके रॉन्ग आंसर्स जो हैं
total is 15. 15 minus 9, that is 6 are his wrong answers. I hope it's very much clear, obvious है, right? अब आप बताइए, हर एक करेक्ट आंसर पर उसको मार्क्स मिलने हैं +4 and he has done 9 correct answers. Okay, so marks for correct answers. करेक्ट के लिए उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? एक क्वेश्चन पे एक आंसर करेक्ट है उसका तो +4 मिलने वाला है. सो आपके उसके 9 करेक्ट हैं. सो 9 4s are 36 एंड रिमेंबर द सिंबल विल बी आल्सो +36. अभी उसके रॉन्ग कितने हैं? 6. अभी रॉन्ग है तो बच्चे डिडक्ट भी होगा ना, माइनस होगा ना, यही तो नेगेटिव मार्किंग का लॉस है. सो मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स. अभी देखिए रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट होने वाले हैं, -2 होने वाले हैं. सो हाउ मेनी आर रॉन्ग आंसर्स? 6 आर द रॉन्ग आंसर्स. तो अगर 1 आंसर पे उसके -2 है, सो 6 पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना. ओके, जस्ट यूनिटरी मेथड. सो दिस इज -12, राइट. सो व्हाट विल बी हिज टोटल स्कोर? अब उसका टोटल स्कोर, फाइनल स्कोर क्या होगा? जस्ट सी दिस. ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? टोटल क्वेश्चंस 15, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इज +4, फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज -2. उसके करेक्ट आंसर इतने हैं, रॉन्ग आंसर्स इतने हैं, तो आपने दोनों के आपने उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लिए. नाउ लुक एट दिस पार्ट. ही हैज गॉट +36, राइट, बट हेयर -12. 36 ऐड होंगे, 12 माइनस होंगे. सो नाउ यू सी गुड बैड थ्योरी वर्क करेगी यहाँ पर. 36 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस. सो हाउ मच यू गेट? 36 minus 12, that is 24, and positive symbol is bigger, so +24. so उसका फाइनल स्कोर क्या होगा? 24. आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास आपके लिए कि इतने क्वेश्चन थे, इतने उसने करेक्ट किए हैं या इतने रॉन्ग करे हैं. तो सेकेंड कॉन्सेप्ट आप कैलकुलेट करके, और अगर मार्क्स अगर उसने करेक्ट किए हैं तो प्लस होंगे और रॉन्ग किए हैं तो वो माइनस होंगे. एंड देन यू हैव टू डू प्लस एंड माइनस. ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द जनरल एक सिचुएशन है. ओके, कभी हम मॉल में जाते हैं तो बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि एलिवेटर्स आर देयर टू क्लाइंब अप दैट मॉल्स, कि हम अलग अलग स्टोरी से, एक मल्टी स्टोरी मॉल है, राइट. सो एक पिक्चर देखिए यहाँ पर. एक सपोज इट्स ए मल्टी स्टोरी मॉल एंड दिस इज इट्स ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड लेवल है, राइट. तो ग्राउंड लेवल मतलब आपका ओरिजिन लेवल है, 0 लेवल है, राइट. इस सिचुएशन को समझिए. मैं आपको एक मल्टी स्टोरेड मॉल को इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ. सो दिस इज द ग्राउंड लेवल, राइट, दैट इज अवर जीरो लेवल. ओके, सो फर्स्ट फ्लोर +1, right, you are moving above the ground floor. +2, right, second floor, third floor, fourth floor. आप देखते होंगे कभी कभी तो आपको लिफ्ट में भी इस तरह के सिंबल्स दिख जाएंगे, राइट. अभी बेसमेंट क्या होता है? बेसमेंट मीन्स बिलो द ग्राउंड फ्लोर. सो ग्राउंड फ्लोर इज अवर ओरिजिन दैट इज 0 लेवल. सो अगर आप बेस लेवल में ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेसमेंट में जाएंगे, सो दैट विल बी -1, एंड अगेन और नीचे सेकेंड बेसमेंट में जाएंगे तो -2, -3. आई होप you understand this, what I mean to say. Suppose, see this situation, I just want to tell you. The question is like this. An elevator descends. ये मैंने कुछ क्वेश्चंस NCERT से लिए हैं. आपके पास जो भी बुक होगी आप उसके इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे. So the example is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 5 meters per minute. एक एलिवेटर डिसेंड कर रहा है, मतलब इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स. डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ. ओके, व्हेन यू असेंड मीन्स जब आप चढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? प्लस, ऊपर जा रहे हैं प्लस, नीचे उतर रहे हैं क्या आएगा? माइनस. सो आपको स्पीड दे रखी है एलिवेटर की
क्या स्पीड है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, what will be its position after 1 hour. So you have been given speed of elevator is what it is. स्पीड ऑफ एलिवेटर दे रखी है आपको 5 मीटर पर मिनट, इट्स डिसेंडिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर. अब डिसेंड हो रहा है तो आप इसके साथ इंटीजर के साथ साइन क्या लगाएंगे, -5. सो दिस इज ओनली हियर द थिंग टू बी अंडरस्टूड कि आप अगर वो कोई एरोप्लेन है असेंड कर रहा है तो उसकी स्पीड में आप प्लस लगाएंगे, कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसके साथ अपने सिंबल क्या लगाना है, माइनस लगाना है. सो स्पीड ऑफ एलिवेटर इज -5 मीटर पर मिनट. सॉरी, ये आपको जो स्पीड दे रखी है ये पर मिनट है. ओके, सो अभी आपको बताना है कि आफ्टर 1 आवर इसकी क्या पोजीशन होगी. नेचुरली 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, याद आ गया ना आपको. यस, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट. तो आपको बताना है कि अगर ये इस स्पीड से डिसेंड कर रहा है तो ये 1 आवर के बाद यानी कि 60 मिनट्स के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी. सो यू विल राइट देयर फॉर पोजीशन आफ्टर 60 मिनट्स. देखिए 1 मिनट में ये -5 मीटर नीचे आ जाएगा तो 60 मिनट में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. So the multiplication will be -300 मीटर. -300 मीटर मतलब क्या है कि आप ये -300 मतलब 0 से आप कितने स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, कितने मीटर नीचे आ रहे हैं, 300. So you will write here 300 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. आप यहाँ पर आंसर को ऐसे लिखेंगे कि ग्राउंड लेवल से 300 मीटर आप बिलो आ जाएंगे, राइट. दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन कि आपकी स्पीड जो है वो डिसेंडिंग की है तो आपने नेगेटिव ले लिया, राइट. अभी इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देते हैं. अभी इसमें एक पार्ट है कि सपोज ये जो डिसेंडिंग है ना, ये जो डिसेंडिंग है एलिवेटर की, ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं हुई है. सपोज इट स्टार्टेड 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यहाँ से स्टार्ट हुई है +15 से, राइट. अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो बताइए कि 45 मिनट्स में इसकी क्या पोजीशन होगी. 45 मिनट्स में अभी देखिए आपको ये मैं सेकेंड पार्ट ले रही हूँ, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं. अभी ग्राउंड लेवल से नहीं, अगर उसकी डिसेंडिंग 15 मीटर अबव द जीरो लेवल यानी +15 से स्टार्ट हुआ है तो 45 मिनट्स के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी. अभी आपके पास स्पीड ऑफ एलिवेटर सेम है. स्पीड ऑफ एलिवेटर इज -5 मीटर पर मिनट, राइट. अभी उसने क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर 45 मिनट्स क्या चेंज आएगा, चेंज इन पोजीशन. दैट इज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि -5 मीटर 1 मिनट में जा रहा है तो ये 45 मिनट्स में आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 225 मीटर नीचे आ जाएगा, राइट. लेकिन अभी उन्होंने क्या मेंशन किया, अभी जो एलिवेटर है वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है. पहले कुछ मेंशन नहीं था तो हमने डिस्टेंस कहाँ से ली थी, ऑरिजिन से ली थी. अभी वो बोल रहा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट होना है. अभी देखिए जब आप यहाँ से नीचे आएंगे, राइट, मतलब +15 से आप नीचे आएंगे. 15 स्टेप्स तो ये भी है ना, राइट. दिस इज +15. उसके बाद आप सोचेंगे कि -225 मीटर चेंज आया है. सो व्हाट विल बी द टोटल चेंज या फाइनल पोजीशन, आप इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन क्या आने वाली है, +15 प्लस -225. और यू मे राइट कि -225 का चेंज आया बट +15 ऊपर वाला भी क्रॉस करना है. सो 1 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव, -210. इमेजिन कीजिए ना, अब यहाँ से आएंगे 15 स्टेप्स तो ये भी कवर होंगे. उसके बाद तो 225 में से 15 ये माइनस हो चुके हैं, लेकिन आएगा तो वो नीचे ही ना, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा,
-210 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ हमने इस बात को भी समझना है कि जो चेंज आ रहा है दैट्स ओके, बट वो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है उसको भी हमने साथ में प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो दिस वाज द कंडीशन कि आप एक मल्टी स्टोरी मॉल की डिस्कशन कर रहे थे। ओके, अभी चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। आपको मालूम है जितना टेम्परेचर लो होता जाता है, कम होता जाता है, राइट, तो माइनस में होता जाएगा ना। ओके, सो अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम temperature be lowered from 40 degrees C at the rate of 5 degrees C every hour. Okay, so 40 डिग्री C से स्टार्ट करना है। ओके, सो दिस इज आवर ओरिजिन 0 डिग्री लेवल, राइट। और स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको लॉक करना, इस टेम्परेचर को 40 डिग्री C से आपने स्टार्ट करना है इस प्रोसेस को। ओके, और कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ दैट फ्रीजिंग है वो क्या दे रखी है, दैट इज 5 डिग्री C एवरी आवर। सो दैट इज फ्रीजिंग प्रोसेस को क्या टेम्परेचर चाहिए, सो दैट इज यू विल स्टार्ट विद टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, या आप स्पीड है आपकी यहाँ पर, चेंज ऑफ टेम्परेचर that is per hour is how much, that is 5 डिग्री C पे डिक्रीज हो रहा है। अब बताइए टेम्परेचर कम हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस आएगा, -5 डिग्री C पर आवर। और आपने इस 40 डिग्री C टेम्परेचर को लोअर करना स्टार्ट करना है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। अभी 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर क्या होने वाला है, सो दिस इज इन 1 आवर, 1 आवर में टेम्परेचर इतना डाउन होगा। सो चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में कितना होगा, -5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10, सो दैट इज -50 डिग्री C, ये चेंज हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद देखिए फिर वही बात है। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि 50 डिग्री C बिलो द लेवल आप चले जाएंगे, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, रूम टेम्परेचर 40 डिग्री C से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है कि 40 स्टेप्स तो ये भी तो कवर करेगा ना, राइट। तो अभी आप देखिए +40 से स्टार्ट हुए और तब उसमें -50 ऐड करना है आपको, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है, यहाँ एडिशन। सो हाउ मच इज द टेम्परेचर नाउ, -10 डिग्री C, राइट। सो आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री C। नाउ सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम कि चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अभी एक हमने किया था असेंडिंग डिसेंडिंग स्पीड से रिलेटेड आ सकता है, मार्क्स से रिलेटेड आ सकता है। एक लास्ट टाइप जो मैंने देखी NCERT में, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, यू टेल मी, प्रॉफिट से आप क्या मतलब समझते हैं? हाँ, प्रॉफिट मीन्स प्लस होगा ना समथिंग, एंड लॉस मीन्स माइनस होगा, राइट। प्रॉफिट में हमने प्लस करना है और लॉस में हमने माइनस करना है। सो देयर इज वन क्वेश्चन दैट सेज a cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold. हो, आपको मालूम है ना सीमेंट, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट 2 टाइप्स के सीमेंट है आपके पास, ग्रे कलर का सीमेंट है, ग्रे सीमेंट बैग, ओके, एंड वाइट सीमेंट बैग्स, राइट। तो ये जो कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, इसको जब इसको वाइट सीमेंट सेल करना है, राइट, तो प्रॉफिट होता है, वाइट सीमेंट सोल्ड करने पर प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़ पर बैग। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ सिचुएशन को। और जब वो ग्रे सीमेंट, जनरली ग्रे सीमेंट यूज होता है ना कंस्ट्रक्शन में, तो जब भी ग्रे सीमेंट सोल्ड हो रहा है तो 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है।
with the sale of each bag, per bag. Okay, 5 rupees loss per bag. Okay, understood? He says first part is, suppose एक कंपनी है वो वाइट सीमेंट के तो सेल करती है 3000 बैग्स, ओके, और ग्रे सीमेंट के सेल करती है 5000 बैग्स। तो आपको बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। ये जैसे मैंने स्टेटमेंट को यहाँ ऐसे थोड़ा सा एक ग्राफ सा बनाया, पिक्चर सी बनाई है, ये आपके माइंड में भी चलनी चाहिए, समवेयर आपके रफ वर्क भी रहना चाहिए ऐसे। तो आपको क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, राइट। सो आप समझिए यहाँ पर इंटीजर्स कहाँ इन्वॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि वाइट सीमेंट के बैग के सेल करने पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ओके, और ग्रे सीमेंट को सोल्व करने पर आपको क्या हो रहा है, सेल पर आपको लॉस हो रहा है, राइट। तो यहीं पर ही प्लस माइनस आ गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये होगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन वाइट सीमेंट बैग। एक बैग वाइट सीमेंट बैग सेल करने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़ का, सो यू विल एक्सप्लेन इट विथ प्लस 8 रुपीज़, राइट। देन लॉस ऑन सेल ऑफ वन ग्रे सीमेंट बैग, लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का, लॉस को कैसे शो करेंगे, -5 से, सो -5 रुपीज़, राइट। अब सिचुएशन देखिए कितनी सिंपल है। आपने 3000 वाइट सीमेंट बैग सेल किए हैं, तो आपने वाइट सीमेंट बैग से क्या लेना है, प्रॉफिट। सो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग्स, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, +8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, वेरी गुड, 3000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ गया +24,000 रुपीज़, डेफिनेटली। अभी जब आप ग्रे सीमेंट बैग सेल करेंगे तो आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। सो कैलकुलेट लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स। एक सीमेंट बैग पे आपको लॉस हो रहा है -5 का, सो 5000 पे आपको कितना लॉस होगा, बताइए। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -25,000 रुपीज़। सो देयरफॉर नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, हाँ जी, +24,000 आया है, प्लस -25,000, जस्ट यू सी, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, क्या बचा आपके पास रिजल्टेंट, गुड बैड थ्योरी, -1000 को आप जरा वर्ड्स में बताइए, प्लस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डेफिनेटली लॉस हुआ। तो इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा हमारा, लॉस ऑफ 1000 रुपीज़। तो कंपनी को यहाँ पर 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इसी में ही एक और पार्ट ऐड कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा इसको स्वेयर करते हैं, आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं, राइट। अभी कहता है कि सेम चीज़ है, वाइट सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग, राइट। वाइट पर उसको प्रॉफिट हो रहा था, कितना प्रॉफिट हो रहा था वाइट पर, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था ईच बैग पर, और ग्रे बैग पर कितना लॉस हो रहा था, -5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, राइट। अब कंपनी ने लॉस तो करना नहीं है, तो कंपनी अपना एक ऐसा टारगेट बना लेगी कि ऐसा हो कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो कितने हम वाइट सीमेंट जो कम यूज़ होता है, राइट। तो लेकिन वो अपना टारगेट बनाएगी कि कितने वाइट सीमेंट बैग्स उसको सेल करने पड़े कि 6400 उन्होंने ग्रे बैग सेल कर दिए हैं, ठीक है, ग्रे सीमेंट के बैग्स उन्होंने 6400 बैग्स सेल कर दिए हैं। अब अगर इतने सारे ग्रे बैग सेल हो गए हैं तो मतलब कंपनी तो लॉस, टोटल लॉस तो चाहेगी नहीं ना, तो कंपनी अपना टारगेट बनाएगी कि वो वाइट बैग भी सेल करे ताकि कुछ प्रॉफिट भी आए।
अब कंपनी कहती है कि भैया ना प्रॉफिट आए ना लॉस आए, चाहे बराबर बराबर हो जाए, बताइए कितने वाइट बैग हमें सेल करने हैं। अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रे बैग सेल करने से कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, राइट। लॉस ऑन, ये सेकेंड पार्ट है, लॉस ऑन वन बैग इज -5 rupees. So loss on 64 bags. This is grey bag. 64 ग्रे बैग्स पर कितना लॉस होगा? -4 इंटू 6400 00 -5 4 ज़ा 20 32,000 रुपीज़। अभी देखिए बच्चे, आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज सीखी थी ना। अब आप क्या चाहते हो, कंपनी चाहती है कि उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब रिजल्टेंट हमें ज़ीरो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, नीदर वी वांट प्लस नीदर वी वांट माइनस, ना प्रॉफिट ना लॉस, राइट। तो -32,000 गया है तो हमें +32,000 चाहिए, राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कंपनी को वन वाइट बैग सेल करने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है प्लस, तो अभी उसको प्लस में कितना चाहिए? 32,000। अगर वन बैग से 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है और प्रॉफिट चाहिए 32,000, सो देयर फोर नंबर ऑफ वाइट बैग्स नंबर ऑफ वाइट बैग्स दैट शुड बी सोल्ड, कितने सोल्ड हो जाने चाहिए यार? यस, आपको +32,000 चाहिए, ओके। और 8 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको होता है, 32,000 को 8 से डिवाइड करेंगे 4,000, सो दैट इज़ योर आंसर। आप देखिए ना, एक वाइट बैग से उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उसने 4,000 बैग सेल कर दिए, 8 इंटू 4,000 विल डेफिनेटली गिव हिम +32,000, और यही तो उसे चाहिए कि उसको कोई ना प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। सो दीज वर अ फ्यू situations that were available in NCERT. So all my dear students, apply all these situations and work out on these word problems and do it and keep studying. Thank you.